हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट इसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज को आज हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन द टर्म एमोरफस, गिव ए फ्यू एग्जांपल ऑफ एमोरफस सॉलिड। हमें बताना है एमोरफस सॉलिड क्या होते हैं, एमोरफस को हमें डिफाइन करना है और साथ ही साथ एमोरफस सॉलिड के हमें कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर देने हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, amorphous solids are the solid whose constituent particle are of irregular shape and have short range order। amorphous solid वे solid होते हैं जिनके constituent particle की shape irregular होती है और इनका arrangement भी irregular होता है, और साथ ही साथ जो amorphous solid होते हैं उनमें short range order मौजूद होती है। अब इसमें टर्म आया short range order। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि जो एमोरफस सॉलिड होते हैं हमारे, इनमें जो पार्टिकल का एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न होता है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस में ही ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये है हमारा एमोरफस सॉलिड। तो एमोरफस सॉलिड में होता क्या है, एमोरफस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यहाँ पर ये इरेगुलरली अरेंज हैं, यानी कोई इस तरीके से यहाँ पर अरेंज, फिर कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से। इनकी एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, इनका एक पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है, और ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है ये अपने आप को पीरियडिकली रिपीट कर रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से अरेंज है ये पार्टिकल, उसके बाद 3 के बाद यहाँ पर 2, यानी इस तरीके से अगर मैं ये पार्टिकल देखूँ, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल इस तरीके से यहाँ पर, फिर दूसरा जो अगला पार्टिकल होगा अगली लेयर में वो इस तरीके से यहाँ पर अरेंज होगा इस तरीके से, और जो अगला पार्टिकल होगा वो यहाँ पर अरेंज होगा इस तरीके से, फिर जो इससे अगले पार्टिकल्स आएंगे वो इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एक पीरियडिकली क्या कर रहे हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। इनका अरेंजमेंट हमें दिखाई दे रहा है कि वो एक रेगुलर तरीके से चल रहा है, इनका पैटर्न एक रेगुलर तरीके से चल रहा है। लेकिन एमोरफस सॉलिड में ऐसा नहीं है कुछ भी। यहाँ पर देखिए पार्टिकल की कुछ और शेप अरेंजमेंट, यहाँ पर पार्टिकल की कुछ और अरेंजमेंट, यहाँ पर पार्टिकल इस तरीके से अरेंजमेंट है और यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट बहुत ही छोटा सा है। फिर यहाँ पर देखिए पार्टिकल का अरेंजमेंट कितनी ज़्यादा स्पेस में हो गया। तो यहाँ पर पार्टिकल के अरेंजमेंट की रेगुलर शेप नहीं है, तो एमोरफस सॉलिड ये हमारे कहलाते हैं। और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि इनमें जो रेगुलर पैटर्न होता है एमोरफस सॉलिड में वो शॉर्ट डिस्टेंस पर ही देखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पार्टिकल हैं, ये 2 शॉर्ट डिस्टेंस पर ये इनमें थोड़ा सा रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अरेंजमेंट इरेगुलर हो जाएगा, फिर थोड़ी सी शॉर्ट डिस्टेंस के बाद यहाँ पर क्या होगा, अरेंजमेंट रेगुलर हो जाएगा, फिर अरेंजमेंट कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इरेगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, ये थोड़े से डिस्टेंस पर ही देखा जाता है, यानी थोड़े से डिस्टेंस पर तो थोड़ा बहुत रेगुलर अरेंजमेंट होगा, उसके बाद जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से इरेगुलर हो जाएगा। तो इनमें शॉर्ट रेंज डिस्टेंस मौजूद होता है। दीज सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, और जो ये हमारे एमोरफस सॉलिड होते हैं ये नेचर में आइसोट्रोपिक होते हैं, एंड मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज पर ये मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें टर्म आया आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक किसे कहते हैं, तो आइसोट्रोपिक कहते हैं कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो हमारे एमोरफस सॉलिड हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हर एक डायरेक्शन में बिल्कुल सेम आएगी। मान लीजिए हमारा क्या है, कोई एमोरफस सॉलिड है, मैं फिर से आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये एमोरफस सॉलिड है। तो आइसोट्रोपिक का मतलब है अगर हम एमोरफस सॉलिड में किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एमोरफस सॉलिड, अगर हमने कोई फिजिकल प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया, फिर उसी फिजिकल प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया,
फिर उसी फिजिकल प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया, उसी फिजिकल प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया, तो हर एक डायरेक्शन में उस फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो बिल्कुल सेम आएगी। तो ये कहलाता है आइसोट्रोपिक। जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट आती है। इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग आएगी, इसमें अलग आएगी, इसमें अलग आएगी, इस डायरेक्शन में उसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग आएगी। तो ये कहलाते हैं एनाइसोट्रोपिक। तो आपको याद रखना है हमारे जो एमोर्फस सॉलिड हैं वो क्या है, आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। और साथ ही साथ ये पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज पर मेल्ट कर जाते हैं, यानी इनका मतलब है इनकी जो हीट ऑफ फ्यूज़न होगी, हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको हम कहेंगे हीट ऑफ फ्यूज़न। तो जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं इनकी हीट ऑफ फ्यूज़न डेफिनिट नहीं होती। जो हमारे एमोर्फस सॉलिड हैं इनकी हीट ऑफ फ्यूज़न डेफिनेट नहीं होती, ये आपको याद रखना है। देयरफॉर एमोर्फस सॉलिड आर समटाइम कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। इसी तरीके से जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनको कभी कभी हम स्यूडो सॉलिड भी कह देते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह देते हैं। अब इनको हम स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कह रहे हैं, इसका कारण समझिए। जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। जिस तरीके से हमारे जो लिक्विड होते हैं वो उनकी टेंडेंसी क्या है कि वो फ्लो करेंगे यानी बहेंगे। इसी तरीके से जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, लेकिन जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो बहुत ही स्लोली फ्लो करते हैं। एमोर्फस सॉलिड बहुत ही स्लोली फ्लो करेंगे, धीरे धीरे बहेंगे, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ये मैं आपको बता चुका, जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनकी हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती। व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीसेज विद इरेगुलर सरफेसेस। और अगर हम किसी एमोर्फस सॉलिड को शार्प एज टूल से काटेंगे, मान लीजिए हम किसी एमोर्फस सॉलिड को एक चाकू से काट रहे हैं, तो जो ये चाकू से काटने के बाद एमोर्फस सॉलिड के जो दो टुकड़े हो जाएंगे, दो पीस हो जाएंगे, उन दोनों पीस की जो शेप होगी वो डिफरेंट होगी, यानी उन दोनों पीस की जो शेप होगी वो इरेगुलर होगी। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे ही सॉलिड है, इसको हमने बीच में से काटा चाकू की मदद से, तो हमें दो शेप मिली, एक ये शेप, एक ये शेप। तो हम देखते हैं कि ये वाली शेप है और ये वाली शेप है, इन दोनों की जो यहाँ पर ये पीस, ये वाला पीस और ये वाला पीस, इन दोनों की जो शेप है वो बिल्कुल रेगुलर है, ये भी बिल्कुल फ्लैट, ये भी बिल्कुल फ्लैट। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए हमारे पास एमोर्फस सॉलिड है कोई इस तरीके से, अगर हम उसको चाकू की मदद से बीच में से काटेंगे तो जो हमें दो टुकड़े मिलेंगे उसमें से क्या होगा, इस वाले टुकड़े की शेप कुछ अलग होगी और जो ये वाला टुकड़ा है इसकी शेप कुछ अलग होगी, यानी जो दो टुकड़े मिलेंगे वो इरेगुलर सरफेस के मिलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड इंक्लूड ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक। एमोर्फस सॉलिड के जो एग्जाम्पल हैं उसमें ग्लास, रबर और प्लास्टिक आते हैं, ये सब हमारे एमोर्फस सॉलिड हैं। अब देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1.2, व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। हमें बताना है जो हमारा ग्लास सॉलिड होता है वो क्वार्ट्ज से किस तरीके से डिफरेंट होता है, और साथ साथ हमें वह कंडीशन बतानी है जिन कंडीशन में हम क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेक्स ग्लास डिफरेंट फ्रॉम क्वार्ट्ज। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो ग्लास को क्वार्ट्ज से डिफरेंट बनाता है। तो कहने का मतलब है ग्लास के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, यानी ग्लास जिन पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो ग्लास में उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ अलग होगा, और क्वार्ट्ज में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उनका अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से होगा। In glass, the constituent particle have short range order, but in quartz, the constituent particle have both long range and short range orders. अगर हम ग्लास की बात करें, ग्लास के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर को शो करते हैं, लेकिन अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें, क्वार्ट्ज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी मौजूद होती है और उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी प्रेजेंट होती है, ये आपको याद रखना है।
एस क्वार्ट्ज में ऐसा इसलिए होता है, क्वार्ट्ज में लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी पाई जाएगी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी। क्वार्ट्ज में ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वार्ट्ज हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हमारा एमोर्फस क्वार्ट्ज और दूसरा हमारा होता है क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज होगा उसमें क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाई जाएगी। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है उसमें जो पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट है वो पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट करता रहता है, यानी जो पार्टिकल हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। तो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज में लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एमोर्फस क्वार्ट्ज में शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लेकिन जो हमारा ग्लास होता है वो क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड, तो उसमें सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही पाई जाएगी। क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास बाय हीटिंग एंड देन कूलिंग इट रैपिडली। अब किस तरीके से हम क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं ये बताया गया है। तो क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वार्ट्ज को हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसको तेजी से कूल कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है, क्वार्ट्ज को हीट करना है। हीट करने के बाद क्वार्ट्ज को एकदम से कूल कर देना है। उसके बाद क्वार्ट्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.3, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटलिक, मॉलिक्यूलर नेटवर्क या कोवेलेंट और एमोर्फस। जो हमें ये नीचे सॉलिड दिए गए हैं 11 सॉलिड, इसमें से हमें बताना है कौन से सॉलिड आयनिक सॉलिड हैं, कौन से मेटलिक सॉलिड हैं, कौन से मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, कौन से नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड हैं और कौन से एमोर्फस सॉलिड हैं। तो हमें दिया गया है टेट्रा फॉस्फोरस डेकोक्साइड P4O10, एमोनियम फॉस्फेट और SiC सिलिकॉन कार्बाइड, I2 आयोडीन, ये हमारा क्या है I2। इसी तरीके से P4 प्लास्टिक, ग्रेफाइट, ब्रास, Rb, LiBr और सिलिकॉन, ये हमें बताने हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। आयनिक सॉलिड हमारे इन 11 में से कौन से हैं, अमोनियम फॉस्फेट और लिथियम ब्रोमाइड LiBr, ये हमारे क्या हैं आयनिक सॉलिड। मेटलिक सॉलिड की बात करें तो ब्रास और Rb रुबिडियम। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो टेट्रा फॉस्फोरस डेकोक्साइड P4O10, I2 और P4, ये हमारे सब मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो SiC सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन, ये सब हमारे कोवेलेंट सॉलिड हैं। एमोर्फस सॉलिड इसमें हमारा प्लास्टिक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1.4 है, व्हाट इज मीन्ट बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हैं। और इसका दूसरा पार्ट है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम। हमें बताना है जो हमारी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का कितना है, और जो हमारा BCC स्ट्रक्चर यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो देखिए, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी क्रिस्टल लैटिस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं तो उसमें से एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसके आसपास कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उससे अटैच हैं, उसके नेबर में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उससे जुड़े हुए हैं, वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टल लैटिस है, उस क्रिस्टल लैटिस में क्या हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो एक सिंगल लाइन के रूप में अरेंज हैं इस तरीके से। और हमें आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम किससे डिनोट करते हैं, स्फीयर से। तो मान लीजिए ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरीके से हमारा क्रिस्टल लैटिस है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरीके से लाइन में अरेंज हैं। अब आप बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो इसमें हमें देखना है, एक हम क्या ले लेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ले लेंगे और इस एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से कितने पार्टिकल अरेंज हैं, कितने पार्टिकल इससे अटैच हैं, वो हमें देखना है। तो हमें इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो हमने मान लीजिए ये सेलेक्ट कर लिया। अब इस पार्टिकल से कितने पार्टिकल अटैच हैं इसके नेबर में, तो इस पार्टिकल से एक तो ये वाला पार्टिकल अटैच है, एक ये वाला पार्टिकल अटैच है, तो दो पार्टिकल इससे अटैच हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। इसी तरीके से अगर हमें इस तरीके से अरेंजमेंट दे दिया जाए, कोई क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे इस तरीके से अरेंज है। अब बताइए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो मान लीजिए हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो हमने ये वाला एक स्फीयर क्या कर लिया, एक पार्टिकल सेलेक्ट कर लिया। अब इस पार्टिकल से देखना है कितने पार्टिकल अटैच हैं डायरेक्टली। इसको मैं पहले सही तरीके से बना देता हूं यहाँ पर।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको साफ समझ आएगा। अब मान लीजिए इस स्ट्रक्चर का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो हमने एक पार्टिकल को सेलेक्ट किया, मान लीजिए इस पार्टिकल को। अब इस पार्टिकल के नेबर में कितने पार्टिकल इससे डायरेक्टली अटैच हैं वो देखना है। तो एक तो ये वाला पार्टिकल इससे अटैच है, एक ये वाला पार्टिकल इससे अटैच है, 2, एक ये वाला पार्टिकल इससे अटैच है, 3, एक ये वाला पार्टिकल इससे अटैच है, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो यही कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेबर में कितने उससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जुड़े हुए हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो हमें बताना है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में यानी सीसीपी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो सीसीपी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। किस तरीके से होता है, डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यह है हमारी सीसीपी स्ट्रक्चर, इस तरीके से क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइप की हमने लेयर लगाई, उसके बाद दूसरी डिफरेंट टाइप की लेयर लगाएंगे, फिर तीसरे टाइप की ABC टाइप, फिर जो हमने पहली टाइप की लेयर थी उसको चौथी लेयर में हम रिपीट करेंगे, फिर इसको हम 5वीं लेयर में रिपीट करेंगे, तीसरे लेयर को हम 6ठी लेयर में रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से ABC या फिर इन्होंने लिखा है ACB, इस तरीके से हम 3-3 लेयर को रिपीट करते चले जाते हैं। तो इसमें हमें अगर क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लीजिए इसमें हमें जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, आप लाल कलर का देख रहे होंगे, बीच में एटम है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो हम इसमें एक बीच वाले एटम को इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, कोई से भी एटम को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कुछ पार्टिकल इधर होंगे, कुछ पार्टिकल इधर होंगे। इस तरीके से हमने एक ही सिंगल टाइप की वर्टिकल लेयर ली है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक मिडिल पार्टिकल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने जो ये वाला पार्टिकल है, इस वाली स्ट्रक्चर में एक बीच में ये पार्टिकल है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस पार्टिकल से कितने पार्टिकल अटैच हैं, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, 6 पार्टिकल तो ये अटैच हैं। साथ ही इस वाले पार्टिकल से ऊपर ये येलो कलर से 3 पार्टिकल ये अटैच होंगे, तो 1 ये, 2 ये, 3 ये, 7, 8, 9। और इस वाले पार्टिकल से ये सिल्वर कलर के 3 पार्टिकल येलो कलर के ऊपर, 3 पार्टिकल के सिल्वर कलर के नीचे अटैच होंगे। तो 3 पार्टिकल यहाँ पर ये और 3 पार्टिकल यहाँ पर ये डायरेक्टली अटैच होंगे। तो 6 तो इस पार्टिकल से रेड कलर के हैं 6, और 3 पार्टिकल इससे येलो कलर के अटैच हैं, 3 पार्टिकल इससे सिल्वर कलर के अटैच हैं। तो 6, 3, 9 और 3, 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। इसी तरीके से हमें बताना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में यानी BCC स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो BCC स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 8। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता क्या है, हमारा इस प्रकार से एक क्यूब होगा, इस प्रकार से हमारा एक क्यूब होगा, और इस क्यूब के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 तो क्या होंगे, इस क्यूब के कोनों पर होंगे यानी कॉर्नर पर होंगे, इस तरीके से यहाँ पर। और एक होगा यहाँ पर बीच में, एक होगा हमारा बीच में, और 8 होंगे यहाँ पर कोनों पर। और जो ये बीच में यहाँ पर, अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं, इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से। और ये जो यहाँ पर ये कोनों के पार्टिकल्स होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स के जो पार्टिकल होते हैं, ये 8 के 8 पार्टिकल बीच वाले पार्टिकल से जुड़े हुए होते हैं। इसके स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पर आप देखिए, ये BCC स्ट्रक्चर हमारी है, क्यूब है, क्यूब के 8 कॉर्नर पर ये 8 पार्टिकल, और ये एक पार्टिकल इनके बीच में होता है। तो इसमें होता क्या है, जो ये बीच वाला पार्टिकल है ये इससे भी अटैच होगा 1, ये इससे अटैच होगा 2, इससे अटैच होगा 3, इससे 4, इससे 5, इससे 6, इससे 7 और इससे 8। तो ये 8 पार्टिकल से अटैच है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर ये समझाने के लिए जो स्फीयर दिए गए हैं, छोटे छोटे दिए गए हैं, बाकी ये स्फीयर इस तरीके से होते हैं कॉर्नर पर, ये डायरेक्टली इससे अटैच होते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 8 हुआ। तो देखें यहाँ पर CCP स्ट्रक्चर में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर और BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपको याद रखना है।